अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इसमें हमने जो दो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें से पहला है ओम्स लॉ और दूसरा है रेजिस्टिविटी या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस across the ends provided the physical state of the conductor does not change। यानी किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के जो उस कंडक्टर के अक्रॉस प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी किसी एक कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो करंट और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे, यानी उसका लेंथ, एरिया, टेम्परेचर वगैरह फिजिकल स्टेट्स जो भी हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी जितना आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही कम करंट फ्लो होगा। और इसी को आप किस तरह लिख सकते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I क्या है? करंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसी को आप अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो देखें, अगर I को वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस प्लॉट किया जाए और V हॉरिजेंटल एक्सिस के अक्रॉस प्लॉट किया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन आती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी एक्सप्रेशन होगा उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन आपको ये बताती है कि जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है उसी के साथ साथ उतना ही करंट भी बढ़ रहा है। दोनों साइड से अगर वैल्यूज एक जैसे ही बढ़ेंगी तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। और इसी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो आपके पास आएगा V इज इक्वल टू आई आर, और यहां पर R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहां पर वो कांस्टेंट है R, और इस R को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कब? जब रेजिस्टेंस कंडक्टर की कांस्टेंट रहे। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में रुकावट को आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। चार्ज के फ्लो में रुकावट को आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। और इसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? यहां से ही आप V इज इक्वल टू आई आर वाली इक्वेशन से अगर R फाइंड करें तो I को दूसरी साइड पर डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने से आपके पास आएगा R इज इक्वल टू V बाय I। और अगर इनकी यूनिट्स लिखी जाएं तो R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। अभी मैंने आपको बताया है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। इन सब की यूनिट्स हमने लिख दी। तो अब यहां से आप ओम को डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से कि रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। कब 1 ओम होगी? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट हो और करंट जो कंडक्टर में से फ्लो होगा वो 1 एम्पियर हो। तो इन दोनों को डिवाइड करें 1 बाय 1, किसके इक्वल आएगा? 1 ओम। तो ओम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm when 1 ampere current passes through the conductor due to the potential difference of 1 volt across its ends।
यानी किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, उसके एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। अब रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर, यानी कंडक्टर का मटेरियल किस नेचर का है। दूसरी चीज डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की डायमेंशंस क्या है, वो किस शेप में है। फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस स्टेट में है, कौन सी फिजिकल स्टेट में है। और चौथी है प्रेशर या स्ट्रेस ऑन द कंडक्टर, और कंडक्टर कितनी स्ट्रेस के अक्रॉस पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या चीज है? अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसे आप ओमिक कंडक्टर कहते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में ओम्स लॉ ने आपको बताया था कि करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो ऐसा कंडक्टर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और उसमें करंट फ्लो हो और उन दोनों के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि ये कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करता है, क्योंकि ओम्स लॉ में भी स्ट्रेट लाइन ही आती थी यहां तक। और इसके बाद फिर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स चेंज हो जाती हैं, तो उस वजह से ये उसके बाद लाइन डिफरेंट हो जाती है। लेकिन यहां तक जहां तक फिजिकल स्टेट्स कांस्टेंट रहती हैं वहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। अगर ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है तो ये ओमिक कंडक्टर है। अब इस ओमिक कंडक्टर की एग्जांपल्स क्या हैं? ओमिक कंडक्टर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों ओमिक कंडक्टर हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। उसके बाद इसी तरह है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर्स हैं? अ कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता उसे आप नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और उसमें करंट फ्लो हो, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये देखें एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो उसका मतलब है ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। जब ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? सेमीकंडक्टर डायोड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रांजिस्टर्स, फिलामेंट बल्ब, ये सारे के सारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को अगर जोड़ा जाए तो उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होती है? अगर रेजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ा जाए, रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जोड़ा जाए ताकि उन सब में करंट एक जैसा फ्लो हो, तो आप कहते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं कि रेजिस्टर्स को एक रेजिस्टर के एंड के साथ दूसरे रेजिस्टर का एंड जुड़ा है, इसी तरह दूसरे के साथ तीसरे रेजिस्टर का एंड जुड़ा है। तो ये रेजिस्टर्स एंड टू एंड जुड़े हैं और यहां से अगर कोई करंट फ्लो होगा तो इन सब रेजिस्टर्स में से वही करंट फ्लो होगा, एक जैसा ही करंट फ्लो होगा। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं। और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, यानी इन तमाम की टोटल रेजिस्टेंस किस तरह आएगी? आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि यहां से करंट अगर फ्लो होगा तो इन सब रेजिस्टर्स में से फ्लो होता हुआ दूसरे एंड तक जाएगा, यानी इन तमाम रेजिस्टर्स में से करंट एक जैसा फ्लो होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इन दो एंड्स पर
जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, उसके बाद नेक्स्ट R2 के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और नेक्स्ट R3 के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। यानी जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था उतना ही इन तीनों में वो सारा के सारा ड्रॉप आएगा। तो इसका मतलब है कि तीनों रेजिस्टेंसेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ऐड करें तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया है वो आएगा। तो इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो एक जैसा होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुख्तलिफ होते हैं। तो यहां पर देखें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर R1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू सेकंड रेजिस्टर R2 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू थ्रू थर्ड रेजिस्टर R3। इन सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ऐड करें तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास आएगा। अब आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो V इज इक्वल टू IR लिखा है, E से मुराद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस। V1 इज इक्वल टू IR1, इसी तरह V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। तो यहां पर देखें हमने रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस 1 2 3 लिखा है सबस्क्रिप्ट, लेकिन करंट के अक्रॉस नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि करंट इन सब रेजिस्टर्स में सेम है। तो इसलिए हमने I1 I2 I3 नहीं लिखा क्योंकि करंट सेम है। अब यहां से अगर आप I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह I दोनों साइड पर डिवाइड कर दें तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में फाइंड करने, टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपकी लगी हुई है। इसी तरह नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तमाम के तमाम रेजिस्टर्स साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये देखें रेजिस्टर्स साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इसकी साइड इसके साथ जुड़ी है, इसकी साइड इसके साथ जुड़ी है। तो यहां पर देखें इस एंड पर ये बैटरी के एक टर्मिनल के साथ तीनों कनेक्टेड हैं और ये बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ तीनों कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक जैसा है। लेकिन करंट देखें तो यहां से जो करंट आ रहा है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, आधा R1 में चला जाएगा, आधा R2 में और बाकी R3 में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है लेकिन करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, करंट सेम नहीं होता। तो अब यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल करंट देखें, टोटल करंट क्या होगी, जो आपने यहां पे टोटल करंट दी थी वो किधर गई, कुछ रेजिस्टेंस R1 में गई, उसको हमने I1 का नाम दिया, बाकी R2 में गई उसको हमने I2 का नाम दिया और जो रह जाएगी वो R3 में जाएगी, उसको हम I3 का नाम देंगे। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितने हिस्सों में डिवाइड हुई, I1 I2 और I3 में डिवाइड हुई टोटल करंट। अब इसी एक्सप्रेशन से V इज इक्वल टू IR था तो I वहां से फाइंड करें तो वो आएगा V बाय R और R इक्विवेलेंट, E से मुराद इक्विवेलेंट। इसी तरह I1 V1 बाय R1, I2 V बाय R2, I3 क्या है V बाय R3। अब ये देखें तो V में हमने 1 2 3 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो उसके अक्रॉस 1 2 लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां से V कॉमन ले लें, इन सब में से V कॉमन ले लें तो दोनों साइड से V को कैंसिल कर दें तो आपके पास आएगा 1 बाय आर ई इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये एक्सप्रेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है,
द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल, यानी एक मटेरियल के मीटर क्यूब में जितनी रेजिस्टेंस है उसे उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। एक मटेरियल के मीटर क्यूब में जितनी रेजिस्टेंस है, एक मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, यानी किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में जितनी रेजिस्टेंस है उसे आप उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। और ये रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, यानी किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएं, जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, यानी जितना किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ाते जाएंगे उतनी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए तो आपके पास आएगा R इज इक्वल टू रो L बाय A। और यहां पर रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो साइन कांस्टेंट लगाना पड़ता है वो आपके पास रो है। और रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे। और ये किसकी इक्वल होगी, इसी एक्सप्रेशन से अगर आप वहां से रो निकालें तो आपके पास आएगी रो इज इक्वल टू RA बाय L। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। अगर यहां पर लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो यहां पर देखें 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और रो किसकी इक्वल आ जाएगी, R के इक्वल आ जाएगी। तो अब इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया भी 1 हो लेंथ भी 1 हो तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी की इक्वल होती है। तो इसमें वही बात कह रहा है कि अगर लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो वायर की रेजिस्टेंस ही क्या होती है, रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, यानी ऐसी वायर की रेजिस्टेंस जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो, ऐसी वायर की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब इसकी यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस टाइप का है, किस नेचर का है, और दूसरा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या थी, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो में रुकावट, उसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं। और कंडक्टेंस क्या है, उसी का उलट रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और कंडक्टेंस को आप G से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसका उलट है तो रेजिस्टेंस थी V बाय I और कंडक्टेंस फिर क्या होगी, I बाय V, क्योंकि उलट है। और या आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय R। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो ये देख सकते हैं G इज इक्वल टू I बाय V होता है और I बाय V किसके इक्वल है, 1 बाय R के इक्वल होता है। ये ओम्स लॉ से आप ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं। उसके बाद कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, क्योंकि यहां पर देखें रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और 1 बाय ओम होगा
तो ये ओम इनवर्स कहलाएगा, या इसको आप कह सकते हैं मोह। ओम इनवर्स या मोह, या इसको दूसरे लफ्ज में पढ़ते हैं साइमंस। तो इसकी 3 तरह से यूनिट्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी का उलट है। रो क्या थी? रेजिस्टिविटी, और सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, उलट है। और इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर इनवर्स, या इस इनवर्स को अलग-अलग लिखें तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? मोह मीटर इनवर्स। मोह मीटर इनवर्स।